नमस्कार, स्वागत है हम सबका। तो पिछले क्लास में हमने गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ को शुरू किया था। थोड़ा सा भाग बचा है, मैं कल की अवधि में उसको समाप्त करूंगा क्योंकि मैंने बोला था आपसे। तो आज ये गद्य भाग समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास में क्या हुआ है, गंगा मैया ने आगे बढ़ते हुए नेताओं के बारे में, उनके भ्रष्टाचार के बारे में और लोग उनके बातों में आकर किस तरह से मूर्ख बनते हैं और किस तरह से नेताओं का असली झगड़ा कुर्सी यानी कि यहाँ पे गंगा मैया स्पष्ट रूप से बताती है कि कुर्सी का मतलब है शक्ति, वैभव, धन, सम्मान और कीर्ति। ये सब कुर्सी का प्रतिरूप है। तो ये पाने के चक्कर में नेता लोग और सभी जो दुनिया में लोग हैं वो सभी इसी चक्कर में पड़े हुए कि किसी तरह से इस कुर्सी को पाए। तो आगे का देखिए, नेक्स्ट आगे का प्रश्न लेकर पूछ रहे, आपने मेरा ज्ञान चक्षु खोल दिया। ज्ञान चक्षु यानी कि मेरे समझने की जो क्षमता है उसको पूरी तरह से समझा दिया। जितना मुझे समझना था आपने मुझे समझा दिया। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डाकुओं में मधुर संबंध बनाए हुए लगे हैं। अर्थात कुछ ऐसे लोग भी हैं, हमारे कुछ निकटवर्ती मंत्री लोग हो या जो बिजनेसमैन हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, डाकुओं के साथ यानी कि खूनी लुटेरों के साथ अपना संबंध जोड़ने पर तुले हुए हैं या संबंध जोड़ चुके हैं। पता नहीं कहां तक सच है, ये मालूम नहीं है कहां तक सच है। इस प्रश्न के ऊपर गंगा मैया उत्तर दे रही है, जीवन मूल्यों का सब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। जब लोग अपने जीवन मूल्यों को पूरी तरह से त्याग देते हैं, अंतिम संस्कार यानी कि त्याग देना, जब पूरी तरह से त्याग देते हैं ना, तब ऐसी ही अवस्था होती है। लोगों के अंदर कुछ समझने या सोचने की ताकत नहीं होती है, तब वो जाकर गलत कार्य करता है, तब वो गलत कामों में पड़ता है, तब जाकर उसका एक तरह से पारा चढ़ जाता है, वो अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है गलत कार्यों में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हालत हुआ है कि लोग पूरी तरह से समझने और समझाने की हालत में नहीं है, पूरी तरह से उसको छोड़ दिया उन्होंने। तुम मेरे प्रदोषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य के संपर्क में हो जाने के कारण आत्महत्या कर लिया। तो तुम मेरे प्रदोषण की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे दक्षिण की कावेरी बहन यानी कि कावेरी नदी के बारे में बात कर रहे हैं या कावेरी नाम से किसी अन्य राज्य के बारे में बता रहे हैं, भारत माता के समझ लीजिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो बता रही थी मुझे कि एक सर्प है जो मनुष्य के संपर्क में आने के कारण या आने की वजह से आत्महत्या कर लिया। अर्थात यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर्प एक जहरीला जीव है जिसके डसने से मनुष्य मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, मनुष्य के संपर्क में आने के कारण है सर्प ही आत्महत्या कर रहा है, तो मनुष्य कितना जहरीला हो गया, सर्प से भी बढ़कर जहरीला हो गया है मनुष्य। ये बताने का यहाँ पे उदाहरण के रूप में दे रही हैं कि मनुष्य कितना जहरीला हो गया है। एक सच्चाई यह भी है कि रात के समय मनुष्य के निद्रा अवस्था में कोई सांप अगर उससे काटे या सर्प उसे काटे तो उसको कुछ नहीं होता, उल्टा सर्प ही मर जाता। ऐसी कहानी है, एक सच्चाई है या ऐसे ही कल्पित कहानी पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि रात के समय निद्रा अवस्था में मनुष्य पूर्ण तरह से विश्राम पोजीशन में रहता है। उस वक्त उसके कोई भी अंग चलन अवस्था में नहीं रहते। उस वक्त अगर किसी जीव से उसको संकट आया तो उसी को संकट आएगा जिसने उसे संकट पहुंचाई है। और यहाँ तक भी अगर आप एक तरह से परीक्षा करके देख लीजिए, रात
रात में सोते समय आप इस तरह से दांत के पास में एक कोई भी दाना जो मुर्गी खा सकती है उसको ऐसे दांत के बाजू में रख के सो जाइए, रात भर उसको ऐसे रखिए। वो सुबह उठने के बाद उस दाने को अगर मुर्गी को डालेंगे तो मुर्गी अवश्य मर जाएगी, क्योंकि रात भर का जो जहर है इंसान के अंदर का वो सारा उस दाने में समा जाता है। यानी कि इंसान के अंदर भी जहर का प्रमाण है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जब वो अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो पशु पक्षी भी उससे डरने लगते हैं, और वही एक रूप है उसके बुरे कामों का कि उसके अंदर जहरीला विषैला प्रभाव है। तो आगे वो कितनी सच्चाई है आप जांच पता देख करके समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये सब कहानियों की बात कर रहा हूं, सच्चाई नहीं। ओके, आगे देखिए, आगे का प्रश्न लेकर कह रहे हैं, सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया है? मनुष्य क्यों इतना गिर गया है समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इसके कुकर्मों से हंसने लगे हैं। पशु पक्षी भी मनुष्य के कुकर्मों से हंसने लगे, देखकर हंसने लगे हैं कि कितना पापी है, कितना कुकर्मी है। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। आए दिन अखबार में आप पढ़ते रहते हैं, दो भाइयों में झगड़ा हो, उनकी हत्याएं हो या माता पिता की हत्याएं हो, आजकल आम बात हो गई है। पुत्रों के द्वारा या भाइयों के द्वारा ये होते रहते हैं, क्योंकि पहले का ऐसा जमाना था कि बड़े भाई को ही पिता का दर्जा देकर संसार में उसको ही इज्जत देते हुए बढ़ने वाले भाई एक तरफ थे, लेकिन आज बड़े भाई को, पिता को तो दर्जा छोड़िए, बड़े होने का भी दर्जा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको ही नीचा दिखाने की कोशिश में लगकर उसकी भी प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे सुपुत्र या कुपुत्र भी है जो माता पिता को ही संसार से विदा कर देते हैं, इस चक्कर में कि उनसे जायदाद प्राप्त करने के चक्कर में। तो ये बातें बता रहे हैं लेखक महोदय। तो इस प्रश्न का उत्तर है माता कैसे देती, देखिए उत्तर में देखिए, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। हरिजन यानी कि SC ST कास्ट जो उत्तर भारत की और हरिजन कहलाती है। यहाँ पे हम SC ST कहते हैं, लेकिन वहाँ पे अदर बैकवर्ड कैटेगरी से भी नीचे का कैटेगरी होता है, हरिजन कैटेगरी कहके उसको बुलाते हैं। उनके ऊपर बहुत से अत्याचारों के बारे में माता यहाँ पे बता रही। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। भारत माता होने के नाते या गंगा मैया होने के नाते मैंने किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं किया, सबको अपने अंदर शरण दी, सबको एक समान से देखती गई। लेकिन पता नहीं लोगों में ये भेदभाव कैसे आया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपनी ही भाई बहनों के मौत के घाट उतार रहे हैं। ये कैसे भक्त हैं जो मेरे अंदर एक समान रहने के बजाय अपने ही भाई बहनों के हत्या करने पर तुले हुए कैसे लोग हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटना क्या काफी नहीं है? मुझ में प्रदूषण आने के लिए क्या ये सब घटना काफी नहीं है? क्या ये सब अगर नहीं घटता तो कहां से मेरे अंदर प्रदूषण दाखिल होता? अगर लोग पाप ही नहीं करेंगे तो गंगा मैया में डुबकी कैसे लगाएंगे, और डुबकी लगाएंगे नहीं तो गंगा मैया कलुषित कैसे होगी? यहाँ पे लोग पाप कर रहे हैं, इसीलिए तो जाकर गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं और गंगा मैया कलुषित हो रही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ बैठकर हम लोग किताबों में या अखबार में पढ़कर है, देखो गंगा मैया कितनी कलुषित हो गई है, देखो लोगों ने क्या कर दिया, ये कहने से अच्छा है कि हम अपने अपने पापों को कम कर देंगे तो गंगा मैया भी कलुषित से बच जाएगी और स्वच्छ बहकर बह रहेगी। अभी देखिए यहाँ पे कोरोना का प्रकोप है, बहुत से लोग बाहर आने से डर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरे इंडिया का वातावरण जो परिसर है पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है, शुद्ध हो गया है और सारे नदी अपने आप ही स्वच्छ हो गए हैं।
कलुषित से निर्मल हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं तो गंदगी फैलाते नहीं हैं, तो लोग वहाँ पे नदी कैसे गंदी हो सकती है। तो इसकी वजह से समझ सकते हैं अगर नदी परिसर को स्वच्छ रखना है तो लोगों को कैद रखना होगा, लोगों को अंदर बंद रखना होगा, तभी ये पॉसिबल है। लोग बाहर रहेंगे और बाहर रहते हुए प्रदूषण फैलाते रहेंगे और ये कहेंगे कि प्रदूषण मिटाओ, तो संभव नहीं है। आगे और एक प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक, लास्ट प्रश्न, क्षमा करो मां, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया है। अंतिम एक प्रश्न का उत्तर दे दो, भविष्य में क्या संभावना है, भविष्य में कैसी संभावना है वो बताइए। तो उत्तर के रूप में देखिए, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति से तो कुछ छुपा नहीं है, वो पहले भी शक्तिमान थी, अभी भी शक्तिमान है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि लोगों ने प्रकृति पर अपना हुकूमत जमाने की कोशिश की, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन पतन की जब पराकाष्ठा यानी कि उनकी पतन यानी कि उनकी मौत की जो पराकाष्ठा मिट गई, तब प्रकृति ने ही उनको उनका दंड दे दिया। आपको आए दिन तूफान, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी स्फोट, ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि लोगों के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण जब चरण सीमा लांघती है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो किसी और जगह पे विस्फोट करवाकर प्रकृति अपना कोप दिखाती है, किसी और का किया हुआ कोई और भुगतता है। ये बात याद रखिए कि मनुष्य चिरकाल जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को भगवान ने सीमित अवधि के लिए जन्म दिया है, केवल उसकी आयु 100 साल है। और ये सोच लेना कि मैं जन्म लिया है, मैं अमर हूँ, ये गलत बात है। कभी भी ये सोचकर चलना गलत है कि वो प्रकृति का मालिक है, ना कि वो ये सोचे कि मैं प्रकृति का एक छोटा सा अंश हूँ, उसका एक बच्चा हूँ। माँ के गोद में जैसे पलना है वैसे मुझे पलना है, तभी प्रकृति उसको अंत तक जीवित रखेगी, वरना बीच में ही उसको उठा लेगी। तो यहाँ पे लेखक लास्ट में कह रहे हैं, माँ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्रश्नों का उत्तर माँ ने दे दिया। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। आशा करता हूँ इस पाठ से आपको समझ में आ गया हो जो भी मैंने विवरण दिया है। और मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि मेरा दिया हुआ विवरण अंतिम नहीं है, आप जहाँ पे भी इसका और ज़्यादा विवरण मिलता है वहाँ से प्राप्त कर लीजिए, लेकिन गाइड का इस्तेमाल मत कीजिए। गाइड के अलावा कई ऐसे गुणी लोग हैं जो मेरे से भी अच्छी टीचिंग करते हैं, उनके पास इस पाठ का विवरण ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरा सिखाया अंतिम हो। तो यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। तीसरा लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। 2 वर्ड पोएट्री के पोएम खत्म कर दिए हैं मैंने, और साथ में ही न्यू पोएट्री के 4 पोएम मैंने समाप्त कर लिया है। मतलब वर्ड पोएट्री में 2 पोएम बचे हुए हैं और न्यू पोएट्री में 2 पोएम बचे हुए हैं, और लेसन पार्ट में से कुल मिला के 5 लेसन अभी बचे हुए हैं। कल की अवधि में मैं दीर्घ नाटक जो है सूखी ढाली उसका प्रारंभ करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेसन है, कम से कम 12 से 15 अवधियों की आवश्यकता होती है। तो कल मिलेंगे, धन्यवाद।